तो हमको पता है कि आप भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं, और यदि आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर या मॉडल सेट जारी किया गया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना बिहार बोर्ड में चल रहा है और आपसे 50% ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से है। तो आपको अगर 50% नंबर पाना है तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कीजिए, और हम यहाँ पे मॉडल सेट के माध्यम से हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहे हैं मॉडल सेट में उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, और ये पार्ट 1 है। इसके अलावा सोशल साइंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने प्रोवाइड करा रखा है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर 1/, कितना होता है, F होता है, और F का मान दिया है कितना, तो 1 मीटर दिया हुआ है, कितना, 1 मीटर। तो ये इन्वर्स के रूप में जाएगा, मतलब डायरेक्टली कितना निकलेगा, तो 1 प्रति मीटर आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक डाईऑप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। अब क्योंकि कह रहा है कि ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरिया होता है वो प्लस में होता है, यानी फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा एक डाईऑप्टर निकल के आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, यानी हम कितने देर के बाद ऑटोमेटिक पलकों को झपका सकते हैं। तो ये होता है लगभग 1/16वां सेकेंड, ठीक ना, कितना, 1/16वां सेकेंड जो होता है हमारा दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपसे याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव का दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है, तो 1/16 सेकेंड वाला भाग होता है। अगला सवाल दिया हुआ यहाँ पर कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है अवतल लेंस का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष जो है, दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए शब्द में ध्यान से देखिएगा। अब दूर शब्द में क्या आ रहा है, क्योंकि दूर शब्द में ऊ आ रहा है, तो तो ऊ का मतलब उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो जब दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का यूज करते हैं तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का यूज करेंगे। ये आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो हमारा सवाल है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा पूरा उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में जब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष में किसका यूज होगा, तो जाहिर सी बात है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होगा, यानी राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 करे कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य के चश्मा में कौन सा लेंस होता है, चश्मा में बोल रहा है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। 5वां नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। लघु पथन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट में पूछ रहा है कि विद्युत धारा यानी आई का जो मान है ना, वो कितना हो जाता है। तो आप याद रखिएगा जो आई का मान है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय। आपने देखा होगा कि अक्सर जब 2 तार आपस में सट जाते हैं तो उस समय बहुत तेज़ी से क्या निकलता है, तो बहुत तेज़ी से निकलता है चिनगारी। तो लघु पथन के समय जो विद्युत धारा का मान है वो एग्जैक्टली बढ़ जाता है, ये आप भले भांति याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोबर गैस क्या है, या गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। तो गोबर गैस एक बायोगैस है। क्या है, एक बायोगैस है, क्योंकि ये जनरली किसी पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ या गोबर के द्वारा बनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितना % होता है, तो 75% क्या होता है, तो मीथेन की मात्रा क्या होता है, बायोगैस में होता है। हम यहाँ पे ना एक सवाल से बहुत सारे सवाल बनाएंगे, इसलिए तो कहते हैं कि हमारे सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे सेशन में आपको हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके एक से अनेक क्वेश्चन बना के आपको समझाए, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका धजिया उड़ा दीजिएगा। ठीक ना। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पर कि नाभिकीय, यहाँ पे दिया हुआ कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। कैगा पूछ रहा है, तो ये आप रट लीजिएगा, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बलमा, बिहार वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 7 के बाद 8 नंबर। तो यहाँ पे 8वां सवाल कह रहा है कि
कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में। तो आवर्धित का मतलब क्या होता है? आवर्धित का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना ज़्यादा जूम आउट हुआ है। जूम आउट का मतलब कि कितना बड़ा बना है, ठीक ना। जनरली देखिए जैसे यहाँ पे हम जूम आउट कर रहे हैं, ठीक ना, इस डिस्प्ले के ऊपर जो सवाल है इसको जूम आउट जूम इन कर रहे हैं, तो इस जूम कर रहे हैं ना, तो इस जूम को क्या बोलते हैं? आवर्धित बोलते हैं। तो ऐसा आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, उत्तल दर्पण कहता है कि जिस तरह का फोटो हमको दिखाइएगा ना वैसा ही फोटो बनाएंगे, मतलब आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन आवर्धित कहने का मतलब कि जितना बड़ा वस्तु है उससे कई गुना बड़ा बनाएगा। तो ये काम केवल और केवल अवतल दर्पण का होता है। किसका? कौन सा दर्पण का होता है? तो ये अवतल दर्पण का केवल होता है काम। इसीलिए जो हजामत लोग होते हैं, मतलब जो ठाकुर लोग होते हैं, है ना, दाढ़ी मूछ वगैरह बनाने वाले जो होते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं ताकि किसी व्यक्ति का गाल साफ साफ दिखाई दे सके, बड़ा बड़ा दिखाई दे सके, ताकि उनको बाल छीलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हजामती दर्पण के रूप में भी यूज किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। यदि आपसे पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है, तो साइड मिरर के रूप में यूज होता है कौन सा? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यदि आपसे पूछता है कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट मतलब जो बल्ब जलने वाला होता है, उसमें किस दर्पण का यूज होता है? तो उसमें होता है अवतल दर्पण का यूज होता है। किसका? अवतल दर्पण। तो हमने यहाँ पर एक सवाल से बहुत सारा सवाल बनाया। अब आवर्धित प्रतिबिंब, अब यहाँ पे आवर्धन का मतलब ये आप जानते होंगे कि m बराबर एक फार्मूला होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रा कुछ होता नहीं है, बस, ठीक ना। ये आप इतना याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी हमने बताया कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इहो बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी हमने बताया कि कौन सा लेंस यूज होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक ना। और दूर दृष्टि दोष के लिए हमने भी बताया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगला सवाल, कह रहा है यहाँ पर कि लेंस की, यहाँ पे कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है, जो कि हमने पहले ही सवाल में एक्सप्लेन करके बताया था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर मतलब होगा ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें के समूह को, मतलब प्रकाश की किरणें जब लाइन से आती है तो इसके समूह को या ग्रुप ऑफ रेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ये 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज होता है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणें जो है एक बिंदु से निकल कर क्या होती है? फैल जाती है। अब सारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणें जो है एक बिंदु से निकल कर ऐसे फैल जाती है, इस तरीके से फैल जाती है, दूर भाग जाती है एक दूसरे से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणें जो है एक बिंदु पर आके क्या होती है? तो मिल जाती है, इस तरीके से एक बिंदु पर आके क्या होती है? मिल जाती है ना। लेकिन समांतर किरण पुंज जो है एक दूसरे के बीच की दूरी सदैव क्या होता है? बराबर होता है। इस तरीके से उनके बीच का दूरी कोई भी घटता नहीं है, तो समांतर किरण पुंज इसको बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का किरण पुंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B4 बलमा बिहार वाला। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबक को क्या कहा जाता है? कोई भी माध्यम हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ये माध्यम है, इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं? कोलाइड बोला जाता है। यानी राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? मानव प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितना होता है शरीर का? तो अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनाएंगे। प्रतिरोध जो होता है ये किसी
माध्यम से बिजली को गुजरने या विद्युत धारा के गुजरने या विद्युत धारा की जो गति होता है उसमें ये बाधा डालता है। क्या डालता है? रुकावट डालता है, उनको रोकता है। तो जो रोकने का काम करता है ना, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और इसका एक यूनिट होता है, इसका एक एसआई मात्रक होता है जिसका नाम क्या है? तो ओम है। क्या है? ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप याद रख लीजिएगा, क्या है? ओम है। और ओम को इस तरीके से यहाँ पे सिंबल के रूप में ऐसे यूज में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तब प्रतिरोध कितना होता है मानव शरीर का? तो मानव शरीर का प्रतिरोध अगर आपसे पूछता है तो इसको आप रट लीजिएगा, 100 से 150 ओम के बीच में होता है। 100 से कितना? 150 ओम के बीच में होता है। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक ओम हो गया, लेकिन सवाल बनता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो जब आपसे पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो उसका आप याद रखिएगा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। याद रखिएगा, इतने सारे सवाल हम कवर कर रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है जिसके माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पे 15 कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। इससे बहुत सारे सवाल बनाएंगे। फिलहाल ये न्यूमेरिकल है, तो हम जानते हैं कि ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है। तो प्रतिरोध का अगर मान निकालेंगे तो R का मान निकालेंगे तो I बटा में चला जाएगा, यानी फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो R बराबर क्या निकल जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटा I। और V का मान कितना यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? तो 220। तो 220 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा? 110 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 110। अब क्योंकि प्रतिरोध का मान पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। यानी जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वो 110 ओम उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अब अगर आपसे पूछता है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक ना। या अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक ना। एम्पायर नहीं, एम्पियर होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन को रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि 15 क्वेश्चन नहीं बल्कि 20 से 30 सवाल हमने कर चुका है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और इसके आगे जितने भी मॉडल पेपर से रिलेटेड सवाल होंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, उन सभी सवाल को हम एक सीरीज़ के माध्यम से पार्ट वाइज बना रहे हैं। अगर चैनल में जाइएगा तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में सोशल साइंस या इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उनको हमने प्रोवाइड करा दिया है, जाके देखिए। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।